हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज आशीष एंड वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। आई होप आपको मेरे वीडियो से कुछ लर्निंग्स मिल रही होगी। अभी तक मैं काफ़ी वीडियोस डाल चुका हूँ। इन्फोसिस के ऊपर मैंने वीडियो डाला था रिजल्ट से पहले और मैंने आपको बोला था स्टे अवे फ्रॉम इन्फोसिस। पूरा वीडियो नहीं देखा तो देखिएगा। इन्फोसिस 8 to 9% डाउन खुला है। एचडीएफसी बैंक मैंने आपको बताया था एक पॉजिटिव बैंक लग रहा है मेरे को, काफ़ी उसके बारे में डिटेल्स दिखाई थी और उसके बाद रिजल्ट्स के बाद उसने काफ़ी अच्छी प्राइस मूवमेंट अपसाइड में दिखाई। तो जितने भी ये वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ इनको प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। 5 से 10 मिनट का वीडियो होता है, काफ़ी कुछ आपको लर्निंग्स मिलेगी और काफ़ी कुछ आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स आप उसके उठा सकते हैं। तो आज का वीडियो भी काफी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे होने वाला है, जो कि है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसका स्टॉक काफी अप्रिशिएट कर चुका है कुछ सालों के अंदर। बट यहां पर यह समझना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या हमें स्टॉक के प्राइसेस को देख के, उसके अप्रिसिएशन को देख के स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही इन्वेस्टर्स के साथ ये मुझे लगती है कि जब भी वो स्टॉक मार्केट में आते हैं वो ये देखते हैं कि किस स्टॉक ने कितने रिटर्न्स दिए, उस हिसाब से वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, राइट। बट वॉरेन बफेट की यहाँ पे फिलॉसफी बिल्कुल अलग है और मैं भी उसी फिलॉसफी पे चलता हूं। वॉरेन बफेट बोलते हैं आई डोंट इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, आई इन्वेस्ट इन बिजनेसेस। आपको बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका डिफरेंस मतलब क्या हुआ, मेरे पास भी कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो मुझे कई बार 1 साल या 2 साल तक रिटर्न्स नहीं देते, बट जब वो रिटर्न्स देना शुरू करते हैं वो 200 500% रिटर्न्स मुझे 6 महीने या 1 साल के अंदर ही दे देते हैं। ऐसे कुछ स्टॉक मेरे पास थे। इज्मो करके स्टॉक है जिसने मेरे को कुछ टाइम तक रिटर्न्स नहीं दिए, ऑलमोस्ट 1-1.5 साल, बट जब दिए तो विद इन 6 मंथ उसने मुझे 200% के रिटर्न्स दे दिए। सो आई विल सजेस्ट यू डोंट लुक एट द प्राइसेस, लुक एट द बिजनेसेस ऑफ दैट कंपनी। और आज यहां भी मैं आपको बिजनेस समझाने में ज्यादा मेरा फोकस रहेगा। एक और बहुत शॉकिंग फैक्ट मैं आपको यहां पे दिखाना चाहता हूं। देखिए, यहां पर होता है एक प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर्स मतलब कि कंपनी के ओनर्स, उनके पास कितने स्टॉक्स हैं। तो यहां पर आप प्रमोटर्स होल्डिंग जो देख रहे होंगे ना, ऑलमोस्ट 50% के आसपास होल्डिंग्स हैं। अब आपको देख के क्या समझ में आया? आपको लग रहा है प्रमोटर कौन है? कंपनी के ओनर्स, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि यहां पे मिस्टर मुकेश अंबानी है, नीता अंबानी है। तो आपको लग रहा है कि मुकेश अंबानी, नीता अंबानी के पास ऑलमोस्ट 50% स्टेक है कंपनी का। यही समझ में आ रहा है ना? अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक शॉकिंग फैक्ट दिखाता हूं एंड आई थिंक दिस विल बी एन आई ओपनर। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं एक कंपनी जिसका नाम है श्रिक्षा कमर्शियल्स एलएलपी, इस कंपनी के पास स्टॉक्स हैं 11% ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। क्या कभी नाम सुना था आपने इस कंपनी का? नहीं सुना। देवार्शी कमर्शियल्स 8%, करुणा कमर्शियल्स 8%, तातवान 8%, रिलायंस 4%। इन कंपनीज के आपने कभी नाम भी नहीं सुने। इन कंपनीज के पास इतना मेजर स्टॉक्स है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। और अगर मैं बात करूं यहां पे जो मुकेश अंबानी, नीता अंबानी है, अगर मैं आपको उनकी डिटेल्स दिखाऊं, केडी अंबानी, आई बिलीव उनकी मदर है, सॉरी, उनके पास जो स्टेक है वो यहां पे आप देख सकते हैं 0.24। मुकेश अंबानी जो कि मेन ओनर कंपनी के बताए जाते हैं, उनके पास 0.12। नीता अंबानी उनकी वाइफ 0.12, ईशा अंबानी उनकी डॉटर, आकाश अंबानी, अनंत अंबानी उनके बेटे 0.11, 0.22, 0.12% पर्सनली होल्ड करते हैं। हो सकता है ये कंपनीज जो है कमर्शियल्स वो भी उन्हीं की हैं, बट व्हाई ही हैज ओपन्ड सो मेनी कंपनीज विद इन रिलायंस इंडस्ट्रीज, इट डजंट लुक गुड टू मी एज एन इन्वेस्टर। आई होप आपको काफी कुछ लर्निंग्स मिल रही होंगी आज के वीडियो से। ऐसे ही कुछ इंसाइट्स मैं अपने कोर्सेज में भी बताता हूं। अगर आप चाहते हैं मुझसे सीखना पर्सनली तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पूरे मेरे कोर्स का। उसमें मैंने सारा डिटेल में समझाता हूं किस तरीके से आप एक अच्छी मल्टी बैगर कंपनी को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हमें चेक करनी चाहिए, किस तरीके से कंपनी की स्टडी करनी चाहिए, किन पैरामीटर्स को मैं देता हूं। पूरी एक चेकलिस्ट आपको बना के दी हुई है मैंने। रिलायंस ने भी रिसेंटली ना अपना कुछ पार्ट है, रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो 4 से 5 बिजनेसेस में काम करती है और उनमें से उनका एक पार्ट है जिसको वो बोलते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज। तो यहां पे भी रिलायंस ने फाइनेंशियल सर्विसेज का डीमर्जर कर दिया। इसका मतलब अब वो एक अलग कंपनी बन चुकी है, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज का पार्ट नहीं है। तो जो रिलायंस फाइनेंशियल सर्विसेज है जिसको उन्होंने डीमर्ज किया है, उसके अभी तक आपको काफी वीडियोस मिल चुके होंगे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, काफी वीडियोस, काफी न्यूज में भी उस चीज को देखा जा रहा है कि क्यों डीमर्ज हुआ। बट यहां पर मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर देता हूं। जब सबने शेयर किया है तो हो सकता है मेरा सही हो सकता है मेरा गलत हो, वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। बट
ये समझना इंपॉर्टेंट है कि डीमर्जर हुआ क्यों है। इसका कोई भी मेन क्लैरिफिकेशन मुझे मैनेजमेंट की तरफ से नहीं दिखा। मैनेजमेंट की तरफ से कोई भी, कहीं मैंने बैलेंस शीट्स पढ़ी हैं, उनकी कॉन कॉल सुनी है, कहीं रीजंस मेन मेरे को नहीं मिला कि क्यों हुआ है। तो पहली चीज ये हमें समझना इंपॉर्टेंट है, जितने भी आप रीजंस मार्केट में सुन रहे हो सबके पर्सनल रीजंस बताए जा रहे हैं, मैनेजमेंट की तरफ से कोई रीजन नहीं बताया गया। तो मेरे को क्या लगता है उसका रीजन क्या हो सकता है? रेगुलेटरी बॉडीज। जी हां, रेगुलेटरी बॉडीज मतलब कि जैसे कि आरबीआई की गाइडलाइंस, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से ना आरबीआई ने काफी स्ट्रिक्ट लॉज बना दिए हैं फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर। तो ये चाहते हैं कि हम उन लॉज के अंदर पूरा रिलायंस इंडस्ट्रीज ना आ जाए, क्योंकि वो भी एक फाइनेंशियल जो उनका एरिया है वो भी फाइनेंशियल एरिया रिलायंस इंडस्ट्री का है। तो इसीलिए वो पूरे रूल्स जो आरबीआई के और रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर ना लगाए जाए, वो एक हमारी जो अलग एंटिटी है बना दी गई है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, उसी के ऊपर वो रूल्स अप्लाई हों। ये मुझे रीजन लगता है। दूसरा रीजन अगर आप देखें कि रिलायंस फाइनेंशियल सर्विसेज जो है उसके कोई मेजर क्लाइंट्स नहीं है, वो खुद ही पैसा लेते हैं अपने रिलायंस के लिए। इस सब के बारे में भी मैंने डिटेल में रिलायंस डीमर्जर का वीडियो बनाया, मैं सजेस्ट करूंगा उसको भी जरूर देखेगा, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा उसकी डिटेल्स। बट यहां पर मैं अभी आपको दिखा देता हूं जो रिलायंस का जो नई एंटिटी बन रही है उसके कुछ पेपर्स मैनेजमेंट की तरफ से आए गए हैं, वो पहले मैं आपको दिखाता हूं। ये आप देख सकते हैं, ये पहला आया है जिसको बोला जाता था रिलायंस स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट, अब उसका नाम चेंज होकर रिलायंस जियो सर्विसेज कर दिया जाएगा। तो यहां पे जो मैनेजमेंट ने रिलायंस की तरफ से उसका एक अपना डिटेल्स बताई है, वो ये बताइए कि देखिए ये कंपनी, मुझे ये देख के शॉक हुआ कि जो कंपनी पहले एक लॉस में थी लास्ट ईयर तक 2022 में, ये अनऑडिटेड रिजल्ट्स आए हैं, इस साल वो कंपनी 200 करोड़ के इनकम्स में आ चुकी है। 200 करोड़, ये अनऑडिटेड रिजल्ट्स जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के मैनेजमेंट की तरफ से आए हैं, मेरे पेपर्स नहीं है। मैं जो भी बात करता हूं फैक्ट एंड फिगर्स पे बात करता हूं, और यहां पे मैं आपको फैक्ट एंड फिगर्स दिखा रहा हूं। जिस कंपनी का नेट प्रॉफिट 4 करोड़ रुपए लॉस में था, 49 करोड़ प्लस में आया, 195 करोड़ रुपए, सिर्फ एक साल के अंदर 4 करोड़ लॉस से 195 करोड़ के प्रॉफिट में। क्या इतना बड़ा बिजनेस किया कंपनी ने, या फिर सिर्फ एक डीमर्ज होने के लिए कुछ इस तरीके से नंबर्स दिखाए जा रहे हैं? इसके ऊपर मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा, ये आपकी पर्सनल कॉल है, इसको आप थोड़ा सा दिमाग से सोचेंगे तो यहां पे सोच सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको एक और पेपर इनका दिखाता हूं जो मैनेजमेंट की तरफ से आया है, वो है कि रिलायंस स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट का कितनी हिस्सेदारी है यहां पर, वो बताया जाए 4.68%। तो अगर जो रिलायंस का प्राइस चल रहा है, हम सिंपल सी भी मैथ्स लगाएं, 2800 के आसपास उसका प्राइस था बिफोर मर्जर, और उसका 4.68% हम यहां पे निकालें तो रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो प्राइस आना चाहिए स्टॉक का, वो ऑलमोस्ट 133 रुपीस का आना चाहिए, जो कि अभी कल जब मार्केट क्लोज हुई है, अभी वो लिस्ट नहीं हुआ, बट बताया जा रहा है 261 रुपीस के आसपास वो लिस्ट होगा। क्या ये ऑपरेटर्स प्राइसेस ऊपर लेकर जाते हैं, किस तरीके से लेकर जाते हैं, क्या इसके पीछे सिनेरियो मैं पूरे अलग वीडियो में बना सकता हूं, वो डिटेल में आपको दिखाऊंगा। बट यहां पर नंबर्स जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, फैक्ट एंड फिगर्स के साथ दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि क्या कंपनी ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड तो नहीं है। तो पेपर्स देख के तो मेरे को ये लग रहा है कि थोड़ी सी ओवर वैल्यूड मुझे जियो फाइनेंशियल लग रहा है। यहां पर जो जियो रिलायंस कंपनी है उसके लिए थोड़ा सा ये पॉजिटिव पार्ट होगा, क्योंकि वो एक ऐसा सेगमेंट था उनका जो बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा था। जैसा मैंने अभी आपको दिखाया अनऑडिटेड रिजल्ट्स में, वो एक लॉस मेकिंग सेगमेंट था उनका। अब जरूर वो प्रॉफिट में आ गया, क्यों प्रॉफिट में आया, क्या उसकी डिटेल्स हैं वो अभी तक नहीं बताई गई, किस तरीके से प्रॉफिट में आया, बट यहां नंबर्स अनऑडिटेड में जरूर दिखाया जा रहा है वो प्रॉफिट में आ गया। फिर भी मुझे वो लगता है कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है ना, वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं दिखती यहां पर। उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि वो अगर फाइनेंसेस में आता भी है तो किस सेगमेंट्स में आएगा, लोन्स करेगा। लोन सेगमेंट ऑलरेडी इंडिया में गिर रहा है। जी हां, मैंने इसके ऊपर भी एचडीएफसी बैंक में दिखाया था, प्रूफ्स के साथ दिखाया था, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स का डेटा दिखाया था कि जितने भी लोग इंडिया में लोन ले रहे हैं वो गिर रहे हैं, डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री है। तो वो उस डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री में तो नहीं जाना चाहेगा। पॉजिटिव पार्ट उसके साथ ये है कि हाँ, हो सकता है कल को उसे बैंक का लाइसेंस मिल जाए, हो सकता है बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करे, हो सकता है डिजिटल पेमेंट्स के लिए जैसे कि पेटीएम है, गूगल पे है, इस तरीके से अपनी एक अलग एंटिटी स्टार्ट करे, वो एक पॉजिटिव पार्ट जरूर होगा। तीसरा एक पॉजिटिव पार्ट मुझे जियो फाइनेंशियल के साथ ये लग रहा है कि जो उन्होंने हायरिंग करी है अभी, आईसीआईसीआई बैंक के जो पुराने एमडी रह चुके हैं उनको हायर किया गया है, तो एक अच्छा मैनेजमेंट वहां पे लाया जा रहा है। ये सब पॉजिटिव भी है, बट नेगेटिव पार्ट में देखूं तो अभी क्लैरिटी नहीं हो रही जियो फाइनेंशियल की तरफ से कि एक्चुअली में वो किस बिजनेस के सेगमेंट में वो काम करेगा। पुराना जो सेगमेंट में वो काम कर रहा था वो अपने खुद की कंपनी के लिए काम करते थे, खुद के लिए लोन्स लेते थे, उनके कोई मेजर क्लाइंट्स नहीं है यहां पर, वो समझना इंपॉर्टेंट है। सेगमेंट वाइज अगर मैं
आपको यहां पे दिखाऊं तो देखिए ये रिलायंस की सेल्स आती कहां से है। रिलायंस का पहला सेगमेंट है O2C, जिसको बोलते हैं ऑयल टू केमिकल। ये बेसिकली पेट्रोलियम और रिफाइनरिंग के अगर आप नंबर्स ऐड कर देंगे तो अब उसको O2C बोला जाता है। तो इसके अंदर पेट्रोलियम मिलेगा और रिफाइनरिंग मिलेगा आपको। अगर आप इसके नंबर्स देखें यहां पे, ये मेन नंबर्स हैं इनके, तो इनका जो 57% रेवेन्यू आता है कंपनी का, रिलायंस इंडस्ट्री का, वो O2C बिजनेस से आता है। तो मैक्सिमम आई वुड से राउंड फिगर में 55 to 60% कंपनी का रेवेन्यू यहां से आता है। सेकंड इनका काम होता है रिटेल का, जिसमें ऑलमोस्ट 23% रेवेन्यू यहां से आता है। आपने रिटेल में देखा होगा इनका मिल्क बास्केट करके है, और काफी ऐसी सर्विसेज हैं जो इन्होंने अभी रिसेंटली कैप्चर भी करी हैं। बेसिकली रिलायंस जो है ना, वो यहां ये समझती है कि इंडिया की जो ग्रोथ है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है, वो सबसे बड़ा एडवांटेज है। इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, अगर आप ₹1 भी किसी एक यूजर से डेली के कमा सको तो आप ग्रो कर पाओगे। इसीलिए वो यहां पर रिटेल सेगमेंट में जरूर आए, जैसे कि कोलगेट था टूथब्रश बेच के, टूथपेस्ट बेच के, आईटीसी है जो आपको बहुत ऐसे प्रोडक्ट्स बेचती है। ऐसे ही रिटेल सेगमेंट में भी इनका 23% रेवेन्यू यहां से आता है। इसी वजह से इन्होंने जियो के मोबाइल हैंडसेट स्टार्ट करे थे। अब जियो का ब्रॉडबैंड है वो इनका डिजिटल सर्विसेज में आता है। डिजिटल सर्विसेज आप देख सकते हैं जहां से इनका 11% रेवेन्यू आता है। तो आप मोटा मोटा समझे इनके जो सेगमेंट है। और एक उसके बाद आता है ऑयल एंड गैस, जो यहां पे थर्ड सेगमेंट आता है। आई थिंक यहां पे 5 to 7% रेवेन्यू इनका यहां से आता है। तो 57% ऑयल टू केमिकल से आ गया, फिर 23% रिटेल से, 11% डिजिटल और ऑयल एंड गैस। अब यहां पे ये समझना इंपॉर्टेंट है कि कौन सा सेगमेंट कितना ग्रो कर रहा है। अगर मैं इनकी ग्रोथ दिखाऊं आपको, जहां से इनका मेन बिजनेस आता है वो सेगमेंट डिक्लाइन हो रहा है। आप देख रहे हैं 57% था पहले, उसका 33%, 10% और अब नेगेटिव जा चुका है। जो कंपनी का मेन कोर बिजनेस था पिछले 4 क्वार्टर से, वो गिरता जा रहा है। रिटेल बिजनेस अगर आप देखें जो इनका है, वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। जहां पे पहले 50% की ग्रोथ हो रही थी, अब वहां पे 19% की ग्रोथ है। वो सेगमेंट भी अच्छा नहीं है। अगर मैं बात करूं उनकी डिजिटल सर्विसेज, यहां पे जरूर सिस्टमैटिकली और एक कंसिस्टेंसी है। देखिए जब भी बड़ा इन्वेस्टर कोई पैसे किसी कंपनी में डालता है, वो एक कंसिस्टेंसी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कि नहीं कि नंबर्स कभी बहुत ऊपर जा रहे हैं, कभी बहुत नीचे आ रहे हैं। डिजिटल सर्विसेज इनके कंसिस्टेंट है। ऑयल एंड गैस में बहुत अच्छी ग्रोथ है, ऑयल एंड गैस में बहुत अच्छी ग्रोथ है। और ये है उनका फाइनेंशियल सर्विसेज जो अलग होने जा रहा है। यहां पे भी नेगेटिव ग्रोथ है, आप देख रहे हैं नेगेटिव ग्रोथ। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन बचे? ऑयल एंड केमिकल गलत जा रहा है, डिजिटल ओके है, ऑयल एंड गैस ओके है। तो अगर क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं सिर्फ डिजिटल सर्विसेज या ऑयल एंड गैस सर्विसेज के स्टॉक्स खरीद लूं? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, मुझे तो पूरा रिलायंस इंडस्ट्री खरीदना पड़ेगा। तो एज एन स्टॉक इन्वेस्टर मुझे ये देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि यार इनका बिजनेसेस कहां से आते हैं। मेन जो इनका 60% रेवेन्यू है वो तो गिर रहा है। अगर मेरे पास ये ऑप्शन होता कि मुझे सिर्फ रिलायंस के डिजिटल सर्विसेज के स्टॉक्स लेने होते तो शायद मैं जरूर इन्वेस्ट करता, ऑयल एंड गैस के मिलते तो शायद मैं जरूर इन्वेस्ट करता। बट यहां पे फाइनेंशियल सर्विसेज भी एक डिक्लाइनिंग है, ऑयल एंड केमिकल। तो मैं एक ऐसे में नहीं जाना चाहूंगा जहां पे मेरा 80% पैसा रिस्क पे लगा हुआ है और सिर्फ 20% पैसा ग्रो होने के चांसेस हैं यहां पे। आई होप थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा अभी तक आपको जो मैं बताना चाह रहा हूं यहां पे आपको। अगर मैं आपको मार्जिन वाइज दिखाऊं ना कि किस सेगमेंट में कितना मार्जिन है, कितना प्रॉफिट से वो खेल सकते हैं, गैप कितना है। अगर 100 रुपए की चीज बिक रही है और अगर उनको 90 रुपए उसमें से एक्सपेंसेस जा रहे हैं, तो इनका मार्जिन हुआ 10% का। 10% ही इनका मेन प्रॉफिट मार्जिन है। तो यहां सेगमेंट वाइज मैं आपको एक बार मार्जिन भी दिखा देता हूं, उससे भी काफी क्लैरिटी होगी। ये देख रहे हैं ऑयल टू केमिकल जहां से मेन रेवेन्यू आता है, उसका जो मार्जिन है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अभी टैक्स भी नहीं दिया इस पे, इस ऑलमोस्ट 6 to 8% और 10%। बहुत ज्यादा मार्जिन है, ठीक है, मैं बोलूंगा ओके मार्जिन है। बट यहां पे प्रॉब्लम क्या है, जो अभी हमने देखा, ग्रोथ नहीं है, ये डिक्लाइनिंग सेक्टर है। मार्जिन ठीक है बट सेगमेंट डिक्लाइनिंग है, तो यहां पे मैं पैसा नहीं इन्वेस्ट करूंगा ऑयल टू केमिकल में। रिटेल में अगर देखूं तो ये भी मार्जिन ठीक है बट बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हो रहा, यहां पे भी मैं मना करूंगा। डिजिटल में ग्रोथ भी है और मार्जिन भी अच्छे हैं, आप देख रहे हैं। डिजिटल सर्विसेज में मैं इन्वेस्ट करूंगा। ऑयल एंड गैस में भी मार्जिन अच्छे हैं 65 to 70% और यहां पे ग्रोथ भी है, तो मैं यहां पे इन्वेस्ट करूंगा। और ये इनका बचा लास्ट सेगमेंट, फाइनेंशियल सेगमेंट, यहां भी मार्जिन अच्छे हैं बट ग्रोथ नहीं है जो भी हमने देखा, तो मैं यहां भी इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो अब आपके पास क्या ऑप्शन बचे? ये है पूरा रिलायंस इंडस्ट्रीज की जन्म कुंडली। आप देखिए आपके पास बचता है पहला ऑप्शन ऑयल टू केमिकल, जहां पे मार्जिन ओके हैं बट ग्रोथ नहीं है, कैंसिल। रिटेल सेकंड, ये भी कैंसिल।
थर्ड आपका बचा ये, फोर्थ आपका बचा ये, फिफ्थ बचा आपका ये भी कैंसिल। तो आउट ऑफ 5 बिजनेसेस सिर्फ 2 बिजनेसेस में ही रिलायंस इंडस्ट्री थोड़ा सा परफॉर्म कर रहा है यहां पे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। बट यहां पे बताना ये इंपॉर्टेंट नहीं था कि रिलायंस इंडस्ट्री गिरेगा या चढ़ेगा। हो सकता है यहां पे अभी भी थोड़ा सा प्राइसेस एप्रिशिएट कर जाए, बट मैं इससे अवेयर रहूंगा यहां पे स्टॉक से। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।